कर्नल जेम्स टोड के द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के महत्व के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। एक और जहां उसे राजस्थान के इतिहास का हेरोडोटस या राजस्थान के इतिहास का पिता और आधुनिक दृष्टि से राजस्थान का इतिहास लिखने वाला प्रथम विद्वान जैसे अलंकरणों से सुभूषित किया है, वहीं दूसरी ओर सर यदुनाथ सरकार जैसे लोग भी हैं जो टोड के ग्रंथ का महत्व FMC द्वारा पीनक में आकी गई गप्पों के समान मानते हैं। यदुनाथ सरकार तो कहता है टोड के ग्रंथ का कुछ महत्व ही नहीं है, FMC ने जो पीनक में आकी गई गप्पों के बराबर है। इस संबंध में गाइलस तिलोत्सन ने एक घटना का उल्लेख किया है जो टोड के इतिहास के संबंध में दो पक्षों को स्पष्ट करता है। मार्च 1921 में जयपुर के उत्तराधिकार के संबंध में एक झगड़े का उल्लेख किया जिसके अनुसार वृहद जयपुर के महाराजा स्वाई मोदू सिंह द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने ईश्वरदा के ठाकुर के 9 वर्षीय पुत्र मोर मुकुट सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा व्यक्त की। राजपूत राज्यों में यह सामान्य सा नियम था। स्वाई मोदू सिंह स्वयं गोद में आए थे। यद्यपि यह सामान्य नियम था किंतु यदा कदा बखेड़ा खड़ा हो जाता था। इस अवसर पर झालाई के ठाकुर ने घोषणा की कि उत्तराधिकारी बनना उसका अधिकार है। उसने एक प्रसिद्ध वकील तेज बहादुर संप्रू की सेवाएं ली। वकील ने उसके पक्ष में एक प्रस्ताव तैयार किया जिसकी आत्मा लगभग एक शताब्दी पूर्व कर्नल जेम्स टोड के कदम में निहित थी, जिसके अनुसार झालाई को यह विशेषाधिकार प्राप्त था कि वहां से जयपुर के उत्तराधिकारी पहुंचते। इसके प्रति उत्तर में वापस कहा गया कि टोड के लेखन में कुछ महत्व प्राप्त नहीं है। वह जयपुर की संस्कृति और कानून कायदों पूर्णतया अनभिज्ञ था क्योंकि जयपुर से संबंधित मूल साधनों तक उसकी पहुंच नहीं थी। इस प्रकार एक पक्ष ने टोड की पूर्णतया प्रामाणिक मानते हुए उसके आधार पर न्याय की गुहार की, जबकि दूसरे पक्ष ने पूर्णतया नर्थक बताया है। दोनों तर्कों में सत्य का अंश मौजूद है, सत्यांश मौजूद है। टोड के ग्रंथ के महत्व के संबंध में यह कहा जा सकता है कि नंबर 1, उसने अत्यंत सहानुभूति से राजपूतों का इतिहास लिखा था और ये कथन है कि राजपूतों के प्रति प्रशंसात्मक भावना रखने के कारण भारत में कार्यरत कंपनी के उस पदाधिकारी उसके सेवा काल के अंतिम वर्षों से उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। विश्व वेबर लिखता है कि यह उसका दुर्भाग्य था कि देशी राजाओं का अत्यधिक पक्ष लेने के कारण कलकत्ता की सरकार ने उस पर भ्रष्टाचार का संदेह किया और परिणामतः उसके अधिकारों को सीमित करने और उसके साथ दूसरे अधिकारी लगा दिए गए। अंततः वह तंग आ गया था और उसने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया। मुझे विश्वास है कि जब उन्हें संतोष हो गया कि उनके सभी संदेह निराधार थे तो अपने कार्यकाल से पूर्ण सेवानिवृत्ति की शारीरिक और मानसिक तनाव बचने के लिए स्वयं टोड ने यह विचार व्यक्त किया कि मेरे व्यापक कार्य जिसके लिए बाद में 4 अधिकारियों की नियुक्ति की गई वह अत्यधिक परिश्रम के कारण मेरा स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है कि दूसरे मौसम तक मेरे लिए जिंदा रहना असंभव था। प्रतिदिन 12 से 14 घंटे कार्य में व्यस्त रहने के कारण हर दूसरे दिन मैं सिर दर्द से परेशान रहता हूँ। इतनी कठिनाइयों के पश्चात मेरा जिंदा रहना मेरे चिकित्सक मित्र के लिए आश्चर्य था। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद एक इतिहासकार के रूप में अमर रहने के लिए वह जिंदा रह गया। कर्नल जेम्स टोड की जीवनी के लेखक सुप्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि अपनी सरल प्रकृति और सौजन्यता से वे जहाँ जहाँ रहे वहाँ सर्वप्रिय बन गए और उनको भी राजपूताना और वहाँ के निवासियों के साथ ऐसा स्नेह हो गया था कि वे चाहते थे कि मैं अपनी शेष आयु यही व्यतीत करके राजपूतों की इस वीर भूमि को ही अपने अस्थि अर्पण कर दूं। परंतु इस देश को छोड़ने के उनके 2 कारण थे। एक तो यह कि कार्य की अधिकता से शारीरिक आरोग्यता में अधिक विक्षेप पड़ जाने से डॉक्टर की सम्मति के अनुसार उनका स्वास्थ्य ठीक करने के वास्ते स्वदेश जाना आवश्यक था, और दूसरा कारण यह है कि कहते हैं कि देशी राजाओं के साथ अधिक मेल मिलाप रखने वाले गवर्नमेंट और उनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह होने लग गया था, जिससे अप्रसन्न होकर गवर्नमेंट की सेवा छोड़ देने का संकल्प कर लिया था। नंबर 2, यति ज्ञान चंद्र का मार्गदर्शन। संस्कृत आदि प्राचीन भाषा साहित्य तथा पुराने लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने व समझने के लिए उसने मांडलगढ़ मेवाड़ में रहने वाले एक जैन यति ज्ञानचंद जी को अपने पास रख लिया। यति जी संस्कृत पाकर प्राचीन राजस्थानी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे और 500-600 वर्ष के जितने पुराने लेख ग्रंथों को तथा उस समय तक के शिलालेख को वे ठीक ही पढ़ लेते थे। उनको पास बिठाकर कर्नल जेम्स टोड उनसे ऐसी सब सामग्री पढ़ने व समझने में सदैव प्रयत्न करता रहता था।
पर उन यतिजी को भी 1000 वर्ष से अधिक पुराने लेखों की लिपि का विशेष ज्ञान नहीं था, अतः वे भी इस प्रकार के विशेष प्राचीन सामग्री का परिस्फोट नहीं कर सकते थे। यति ज्ञानचंद्र तो टोड के मार्गदर्शक और गुरु थे ही। उनका एक चित्र भी उपलब्ध है जिसमें यतिजी टोड को संबोधित पृथ्वीराज रासो का अनुवाद करवा रहे हैं। यतिजी के अतिरिक्त संस्कृत के अनेक पंडित, फारसी के विद्वान और डिंगल के कवियों का सहयोग टोड को प्राप्त था। नंबर 3, कर्नल जेम्स टोड ने विभिन्न क्षेत्रों की सभी यात्रा कर निजी अनुभव और प्राप्त सामग्री के आधार पर अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की। ओझा जी ने लिखा है कि राजपुताना में पैर रखा उसी दिन से ही टोड साहिबा ने अपना समय प्रथम भूगोल संबंधी शोधों में लगाया और अपने साहस व निज के वैव से भूगोल संबंधी जो सेवा गवर्नमेंट और विधान वर्ग की उन्होंने की है वह अतुल्य है। तत्पश्चात वे राजपुताने के इतिहास का उद्धार करने की इच्छा से ऐतिहासिक शोध में प्रवृत्त हुए। इस काम में उनको यहाँ तक की अभिरुचि थी कि जहाँ जहाँ जाते वहाँ के वृद्ध जानकार पुरुषों को बुलाकर उनसे इतिहास संबंधी क्षत्रियों की वीरता पर भिन्न भिन्न जातियों की रीत भात का धर्म संबंधी वृत्तांत पूछते। प्रत्येक प्राचीन मंदिर, महल आदि स्थानों पर बनने वालों का यथासाध्य पता लगाते और लड़ाइयों में मरे हुए पुरुषों के सबूतरे जहाँ देखते उन पर लेख पढ़ाकर लोगों से पूछकर उनका हाल एकत्रित करते। अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को, जो उनके वास्ते संस्कृत लेखों को पढ़ते और उसका अनुवाद करते थे, और 1-2 पंडितों को सदा साथ रखते थे। जहाँ ठहरते वहाँ के सब स्थल से वे सवे देखते और उनका हाल पूछकर टिप्पण कर लेते थे। दूर दूर के स्थलों में प्राचीन लेखों का पता लगाने के लिए अपने गुरु पंडितों को भेज देते और किसी विशेष उपयोगी प्राचीन लेख की खबर लगती तो आप भी वहाँ आकर उसको देख लेते थे। यदि उठाने लायक होता तो उसे ऊँट पर डालकर अपने साथ लेवा लेते थे। ऐसे स्थल स्थल पर चारण भाटों को अपने पास बुलाते, उनसे क्षत्रियों की वीरता की बातें करते, गीत दोहे आदि बड़े प्रेम से सुनते। उनसे जो विशेष उपयोगी होते उनको लिखवा लेते और उनका सम्मान करते थे। जैसे वे इतिहास के प्रेमी थे वैसे ही उनके एक संबंधी कैप्टन वोरा, जो उनके साथ रहने वाली गवर्नमेंट सेना का एक अधिकारी थे, चित्र विद्या में बड़े निपुण थे। वे उनके वास्ते प्राचीन मंदिर, महल, किले, मूर्ति आदि का उत्तम से उत्तम भारतीय शिल्प के कामों का चित्र बड़ी दक्षता से बना देते थे। टोड साहिब के राजस्थान में पहली बार छपे हुए पुस्तक में जो उत्तम से उत्तम चित्र पाए गए उनमें से अधिकतर कैप्टन वोरा की कलम की यादगार है। कैप्टन वोरा के अतिरिक्त घासी नामक देसी चित्रकार भी उनके साथ रहता था। शिल्प के कई अच्छे अच्छे कामों के चित्र उसने तैयार किए और उनमें से कितने एक राजस्थान में छपे थे। इसी तरह राजाओं, प्रतिष्ठित पुरुषों के चित्र हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में लिखे हुए ऐतिहासिक अन्य विषय ग्रंथ, प्राचीन ताम्रपत्र और सिक्कों का संग्रह करते थे। प्राचीन सिक्कों के वास्ते मथुरा आदि शहरों में उनके एजेंट नियत थे, जो ग्रीक, शक आदि प्राचीन राजवंशियों के सिक्के एकत्र कर उनके पास पहुंचाया करते थे। जैन मंदिरों, राजाओं और प्रतिष्ठित पंडितों के प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के संग्रह से वे बड़ी रुचि देखते थे। उनमें से अपने उपयोगी पुस्तक ले लेते थे या उसकी नकल करवा लेते थे। उनके गुण ग्राहकता के कारण ऐसी सामग्री सदा उनके पास पहुंचती रहती थी। महाराजा भीम सिंह जी ने इतिहास संबंधी सामग्री एकत्रित करने में टोड साहिब की बड़ी सहायता दी और अपने यहाँ सरस्वती भंडार से पुराण, महाभारत, रामायण, पृथ्वीराज रसो इत्यादि अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें निकलवाकर राज के पंडितों द्वारा उनमें से सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं के वंशावली आदि तैयार करवा दी। इस अमूल्य सहायता की यादगार में टोड साहिब ने अपने ग्रंथ राजस्थान की पहली जिल्द के शुरू में उक्त महाराणा की सवारी का मनोहर क्षेत्र देकर उसके साथ अपनी दृढ़ मैत्री का परिचय दिया है। नंबर 4, कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ के पढ़ने के लिए अनेक प्रमाणिक साधन एकत्रित किए। अपने सतत श्रम से टोड साहिब ने सौदे जाने से पूर्व पुराण, रामायण, महाभारत, राजपुताना और बाहर के अनेक राज्यों और राजवंशियों की ख्याति, पृथ्वीराज राजा, खुमान रासा, मीर रासा, रतन रासा आदि अनेक रासे और विजय विलास, सूर्य प्रकाश, जगत विलास, जय विलास, राजपुरस्कार, राज प्रशस्ति, नव साहस का चरित्र, कुमारपाल चरित्र, मान चरित्र, अमीर काव्य, राजावली, जयपुर महाराज जय सिंह के आश्रय से बना हुआ जय सिंह कल्पतरु नामक पुस्तक, उनकी तैयार करवाई राजवंशों की वंशावली आदि कई इतिहास संबंधी पुस्तकों का संग्रह कर लिया। महाकवि संत बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो जो बड़ा ही प्रिय था, जिसमें 30,000 संदों का अंग्रेजी अनुवाद कर लिया। उपरोक्त पुस्तक के अतिरिक्त काव्य, नाटक, व्याकरण कोश, ज्योतिष, शिल्प, महामात्य और जैन धर्म संबंधित अनेक पुस्तक, अरबी, फारसी भाषा कई हस्तलिखित ऐतिहासिक किताबों का भी उत्तम संग्रह किया था।
ऐसे ही अनेक प्राचीन स्थलों, राजाओं और सुप्रसिद्ध पुरुषों के क्षेत्र चित्तौड़गढ़, मेनाल, बिजोलिया, भैंसरोडगढ़, बांडोली, मांडलगढ़, कुंभलगढ़, आयतापुर, आहार, नाडोल, कस्बा आदि अनेक स्थलों के शिलालेखों और ताम्रपत्रों की प्रतियां, असली लेख, अनेक प्राचीन मूर्तियां और 20,000 के करीब प्राचीन सिक्के इकट्ठे किए थे। राजपुताना में रहकर उन्होंने ये समृद्धि बटोरी और इसी को अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ समझते थे। टॉड का इतिहास के साधनों को एकत्रित करने की मोह इसी से स्पष्ट है कि जब वो जोधपुर महाराजा मान सिंह से मिला तो इसलिए बहुत अधिक प्रभावित हुआ कि महाराजा ने उसे इतिहास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ उपहार स्वरूप दिए थे। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने टॉड के इतिहास ग्रंथ को देश में भावी स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्वीकार करते हुए लिखा है कि टॉड राजस्थान भारत में बहुत प्रसारित हुआ, जिसका कालांतर में भारतीय राजनीतिक चिंतन उद्देश्यों पर परोक्ष रूपेण सर्वथा अनपेक्षित प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी भाषाविद भारतीयों ने जब टॉड राजस्थान ने मुगल सम्राट अकबर के साथ महाराणा प्रताप के आजीवन सफल संघर्ष और औरंगजेब के विरुद्ध 30 वर्षीय युद्ध में अंततः बलिदानी वीर दुर्गादास राठौड़ की सफलता के प्रेरक में विवरण पढ़े तब भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति की उनकी लालसा को बल मिला। राजपूतों की इन वीर गाथाओं से अनुप्राणित होकर अनेक भारतीय भाषाओं के प्रमुख साहित्यकारों ने स्वाधीनता संग्राम प्रेरक साहित्य की रचना की। भारतीय स्वतंत्रता साधना में यज्ञ में टॉड ने अपने अनजाने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नंबर 6, टॉड ने यद्यपि उदयपुर के प्रति थोड़ी सहानुभूति दर्शाई, किंतु सामान्यतः उसने विभिन्न राजपूत राज्यों के संबंधों को अत्यंत ही निष्पक्षता से वर्णन प्रस्तुत किया है। सिरोही राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा में टॉड साहिब ने की थी। सिरोही राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा टॉड ने की थी, जबकि जोधपुर महाराजा मान सिंह जी ने गवर्नमेंट के साथ अपना अहदनामा हो जाने पर सिरोही राज्य को जोधपुर के अधीन लाने का उद्योग किया और उसके लिए गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार कर यह बतलाना चाहा कि सिरोही का राज पहले से ही जोधपुर के अधीन है, इसलिए अब भी उसी प्रकार का रहना चाहिए। इस विषय में उन्होंने अपनी तरफ से कई प्रमाण और तहरीरें पेश की। यह काम टॉड साहिब के द्वारा होता था क्योंकि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट वे ही थे, परंतु उनकी निष्पक्षपात वर्ती यहाँ तक थी कि उन्होंने पूरे सबूत के बिना जोधपुर का दावा स्वीकार करना न चाहा। जोधपुर के वकील ने यह समझाने की कोशिश की कि महाराजा अभय सिंह के समय से ही सिरोही वाले जोधपुर की चाकरी करते हैं और खिराज देते हैं, परंतु टॉड साहिब जैसे इतिहासवेत्ता के आगे सत्य बात कैसे छिप सकती थी। उन्होंने उत्तर दिया कि जोधपुर के महाराजाओं की मात हत्ती में सिरोही की सेना लड़ी है और गुजरात की लड़ाइयों में अभय सिंह के साथ भी रहकर देवड़ों के असाधारण वीरता दिखलाई है। यह बात सत्य है, परंतु जोधपुर के इतिहास से पाया जाता है कि उस समय अभय सिंह जोधपुर के महाराजा नहीं किंतु बादशाही फौज के सेनापति थे और सिरोही की सेना भी बादशाही झंडे के नीचे रह कर लड़ी थी। ऐसे में सिरोही को खराज लेने का प्रमाण भी निर्मूल सिद्ध कर दिए, जिस पर जोधपुर की तरफ से सिरोही के राव उदयभान जी हस्ताक्षर की एक तहरीर पेश की, जिसमें उक्त राव जी ने कितनी शर्तों पर जोधपुर की मातमी स्वीकार कर ली थी। यदि इस समय कोई दूसरा अंग्रेज होता तो जोधपुर का दावा सच्चा समझ ले, परंतु टॉड साहिब ने लिखे जाने का हाल भली बात ही मालूम था। अतः उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यह तहरीर राव उदयभान जी को गंगा जी जाते हुए मार्ग से कैद कर जोधपुर वालों ने जबरदस्त लिखवा ली है, इसलिए देवड़े सरदार इस को रद्दी के बराबर समझते हैं। इस प्रकार जोधपुर वालों के सब प्रमाणों को निर्मूल बतला कर उनका दावा खारिज कर दिया। इस पर महाराजा मान सिंह टॉड साहिब से बहुत अप्रसन्न हुए, परंतु केवल सत्य के पक्षपाती होने साहिब ने उक्त महाराजा की प्रसन्नता या अप्रसन्नता का कुछ भी संकोच नहीं किया। नंबर 8, कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान के भूगोल का विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत किया। यह माना जाता है कि मूल रूप से वह भूगोल वेता ही था, अतः उसने राजस्थान के नदियों, पहाड़ों आदि का जो वर्णन किया वह अतुलनीय है। अपने विवरण की विश्वसनीय बनाने के लिए उसने अपने मानचित्रों को भी अपने भौगोलिक विवरण में समाहित किया है। मरुस्थल के छोटे छोटे गांवों, कस्बों के आसपास के नदी नालों, उनकी एक दूसरे से दूरी को प्रमुख मार्गों का विवरण भी वर्तमान उपयोगी है। नंबर 9, टॉड सभी एक उस पद पर नियुक्त था, इसलिए उसने अनेक सुविधाएं प्राप्त की थी और विश्वसनीय सामग्री उससे सहज ही उपलब्ध हो जाती थी। अधिकांश शासक गण उसके सहयोग के लिए लालायित रहते थे। यही कारण है कि टॉड की सामग्री का विपुल भंडार उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त टॉड के ग्रंथ के महत्व के संबंध में अनेक बातें कही जा सकती है, जैसे कि उनके लेखन में ओज था, पाठक को अपने लेखन के साथ आत्मसात करने की क्षमता थी, भाषा पर पूरी पकड़ थी, इसलिए सटीक शब्दों द्वारा उसने अपने विवरण को विश्वास योग्य बनाया।
विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर उसने प्रचलित जन श्रुतियों का संग्रह किया जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अपने विवरण में इनका समावेश किया। उसे राज्य में पूर्ण सहायता मिली थी। इस प्रकार टॉड ने जो एनालिस एंड एंटिक्विटीज लिखा वह अपने विशेषताओं से युक्त निसंदेह आधुनिक दृष्टिकोण से लिखा हुआ प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता। टॉड के ग्रंथ में विद्वानों को जो अशुद्धियां दिखलाई पड़ती है उनको दूर करने का प्रयास विलियम क्रुक ने अपने द्वारा 1920 में संपादित ग्रंथ में करने का प्रयास किया। डॉक्टर ध्रुव भट्टाचार्य द्वारा अनुदित प्रस्तुत संस्करण में विलियम क्रुक के इसी महत्वपूर्ण संपादन का हिंदी अनुवाद है। अंतिम संपादन का महत्व स्वयं क्रुक ने इस प्रकार प्रकट किया है कि यद्यपि एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भारत में कई बार और इंग्लैंड में एक बार प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन कुछ विशिष्ट कठिनाइयों के कारण किसी भी मुझसे अधिक जानकार व्यक्ति ने इसे विश्लेषणात्मक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित नहीं किया। यद्यपि यह पुस्तक एक शताब्दी पहले प्रकाशित हुई थी, जब भारत के पुरातत्व, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र का अध्ययन बस प्रारंभ ही हुआ था। लेखक की अध्ययन शैली के कारण सीधे राजपूतों के विषय के अतिरिक्त अन्य कई विषयों पर लेखकों ने अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया। उनमें से कई निष्कर्ष आज गलत सिद्ध हो चुके हैं। यह असंभव नहीं था क्योंकि यह पुस्तक से उन त्रुटिपूर्ण अंशों को निकाल देते और इससे पुस्तक का महत्व भी कम नहीं होता है, लेकिन यह पुस्तक अपने आप में उत्कृष्ट और कालजयी साहित्य है और इसके साथ हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। इस विचार से इनके मूल पाठ में किसी भी प्रकार की काट छांट से बचाया गया है। तत्पश्चात विकल्प मात्र यह रह गया कि लेखक की त्रुटियों का संशोधनात्मक टिप्पणियों से निर्देशित कर दिया जाए। इसी सिद्धांत को अपनाकर लेखक द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों का स्पष्टीकरण कर दिया गया, जिन्हें बाद में हुए विद्वानों ने अनावश्यक या गलत सिद्ध कर चुके हैं। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।